हे गाइस, वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। आई एम भावना फ्रॉम उत्तर प्रदेश। और गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। संस्कृत के क्वेश्चंस होंगे और आपको आने वाले परीक्षाओं में हेल्प करेंगे। हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो आपको आंसर करना है ध्यान से। क्वेश्चन है फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, छात्राणाम अर्जित ज्ञानस्य परीक्षार्थम, परीक्षार्थम होगा यहाँ, परीक्षार्थम आवश्यकम मस्ति। आवश्यक क्या है? ठीक है, छात्रों ने ज्ञान अर्जित किया है, इसका अर्थ है छात्रों का जो अर्जित ज्ञान है उसके परीक्षण के लिए क्या आवश्यक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? परीक्षण होगा। ठीक है, परीक्षणार्थक। ठीक, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? वाद विवाद, मूल्यांकनम, दूरदर्शनम या भोजनम। तो छात्रों ने जो ज्ञान अर्जित किया है उसको जानने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन सेकंड करेक्ट है, बी और सेकंड जो लोग आंसर कर रहे हैं उनका करेक्ट है। छात्रों ने कितना सीखा, क्या ज्ञान अर्जित किया है, ये जानने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है। अच्छा मदन, ये बताइए कि अब स्पीड फास्ट तो नहीं है? ठीक है ना, नॉर्मल स्पीड है, क्योंकि लास्ट जो वीडियो था, लास्ट जो सेशन था हमारा 5 बजे वाला, उसमें ना एक्चुअली क्वेश्चंस ज़्यादा थे, इस वजह से मैंने थोड़ा फास्ट बोला था। ठीक है, लेकिन अब हम आराम से डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे क्वेश्चंस की संख्या ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौखिक भाषा उपयोगी वर्तते। मौखिक भाषा जो होती है वो किसके लिए उपयोगी है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर बताइए। व्याकरण ज्ञानार्थम, या आत्म अभिव्यक्ति व्याकरणार्थम, या फिर वर्तनी अभ्यासार्थम, या सर्वे। इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। मौखिक भाषा, मौखिक भाषा किसके लिए सर्वश्रेष्ठ होती है, सबसे ज़्यादा उपयोगी किसके लिए होती है? तो मौखिक भाषा आत्मविभक्ति, यानी कि खुद की जो अभिव्यक्त, खुद के जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त करने के लिए मौखिक भाषा सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। आप अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं मुख के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए खुद के विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए मौखिक भाषा सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है। तो क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? आगे बढ़ें, चलिए। क्वेश्चन थर्ड आपकी स्क्रीन पर है, शिक्षाया प्रमुखम अंग किम, यानी कि शिक्षा का प्रमुख अंग क्या है? ऑप्शन है विद्यार्थी, विद्यालय, पाठ्यक्रम या सर्वे। आंसर कीजिए, आंसर कीजिए। निखत, मोहिनी, मदन, श्याम, जितने भी लोग क्लास में उपस्थित हैं सभी आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सो गाइस, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सर्वे। यानी कि शिक्षा का प्रमुख अंग क्या है, ये आपसे क्वेश्चन ने पूछा है और आपको आंसर करना है। शिक्षा के प्रमुख अंग में विद्यार्थी, विद्यालय और पाठ्यक्रम तीनों ही शामिल हैं। ठीक है, तो शिक्षा का प्रमुख अंग क्या होता है? 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? शिक्षक, पाठ्यक्रम और शिक्षार्थी। अब यहाँ पर क्या दिया है? यानी विद्यार्थी दिया है, पाठ्यक्रम दिया है और यहाँ शिक्षक की जगह क्या दिया है? विद्यालय। और ऑप्शन में सर्वे भी दिया है, तो विद्यालय भी अपनी भूमिका निभाता है, तो हम सर्वे के साथ में जाएंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकनस्य वैशिष्ट्यम वर्तते। मूल्यांकनस्य वैशिष्ट्यम वर्तते। मूल्यांकन जो है वो क्या है? अनवरत प्रक्रिया है, या फिर निर्णयात्मक प्रक्रिया है, या फिर सामाजिक प्रक्रिया है, या सर्वे। अब यहाँ ऑप्शन आपके सामने ऐसा दिया है कि आप भागकर उसी के साथ में जाने वाले हैं। ठीक है, उसी के साथ में आप जाने वाले हैं और सही भी है। ऑप्शन डी करेक्ट है। मूल्यांकन की अगर हम बात करें तो मूल्यांकन अनवरत यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, सही बात है। मूल्यांकन निर्णयात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। बच्चे ने कितना ज्ञान अर्जित किया इसका निर्णय लेने के लिए आपको मूल्यांकन करना पड़ता है। जैसे मैं आपको यहाँ जो क्लास प्रोवाइड करती हूँ इसका मूल्यांकन करने के लिए, इसको जानने के लिए आपका क्या करती हूँ? मूल्यांकन। ठीक है, ये जानने के लिए कि आपने कितना सीखा,
तो आपका मूल्यांकन यानी टेस्ट कराया जाता है और निर्णय लिया जाता है कि किसने कितना बेहतर सीखा। तो मूल्यांकन के द्वारा हम निर्णय भी लेते हैं, निर्णयात्मक भी प्रक्रिया है और ये सामाजिक प्रक्रिया भी है, इसलिए हम उपरोक्त सभी के साथ में जाएंगे, यानी सर्वे सभी सत्य हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन है मुफात अनुसारे मूल्यांकन अस्ति। ठीक, मुफात के अनुसार मूल्यांकन क्या है ये आपको बताना है। मुफात जो हैं ये संस्कृत के विद्वान हैं मुफात, इनके अनुसार मूल्यांकन क्या है। ऑप्शन है निर्णयात्मक प्रक्रिया, अनवरत प्रक्रिया, सामाजिक प्रक्रिया, विवाहिक प्रक्रिया। आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, अनवरत प्रक्रिया। मुफात के अनुसार मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन सेकंड जो है अनवरत का मतलब निरंतर चलने वाली, कभी समाप्त ना होने वाली सतत प्रक्रिया है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट है। क्लियर हुआ? चलिए आगे चलें। क्वेश्चन है संस्थागत संप्रेषणस्य साधना अस्ति, यानी कि संस्थागत संप्रेषण का साधन क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है विचार गोष्ठी, सर्वे छात्रा, ठीक, सर्वे छात्रा या सर्वे शिक्षक। आंसर बताइए क्या होगा चारों ऑप्शन में से। यानी कि इसका मतलब है संस्थागत संप्रेषणस्य साधना अस्ति, इसका मतलब है संस्था के अधीन होने वाला संप्रेषण, जो संप्रेषण होता है वो संस्थागत संप्रेषण होता है। ठीक है, यानी संस्था के भीतर या संस्था के अधीन जो संप्रेषण होता है उसको हम संस्थागत संप्रेषण कहते हैं। अब संस्थागत संप्रेषण जो है उसका साधन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विचार गोष्ठी। संस्थागत साधन में विचार गोष्ठी और धार्मिक आयोजन आते हैं। ठीक, तो यहाँ ऑप्शन में विचार गोष्ठी दिया है, तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मानचित्रः अस्य अधिगमनस्य साधना अस्ति, यानी कि जो मानचित्र है ये अधिगम का कैसा साधन है। ठीक, ऑप्शन है श्रव्य साधन है या दृश्य साधन है, या फिर दृश्य है या श्रव्य है, या श्रव्य दृश्य दोनों है, या कोपी नास्ति। इसका मतलब है कि मानचित्र जो है केवल दृश्य साधन है, या केवल श्रव्य साधन है, या श्रव्य दृश्य दोनों है, या फिर कोई नहीं। बताइए आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी में भी ट्रांसलेट करती चलूँगी ताकि आप और बेहतर समझ सकें। तो मानचित्र आपको पता है इस तरीके से आप शो कराते हैं बच्चों को। ठीक है, मानचित्र पर कुछ भी आप समझा सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि उसमें कोई चलचित्र चल रहा है या फिर कोई अभिनय कर रहा है, किसी का जो रोल उसमें चल रहा है, ऐसा तो नहीं होता, ना ही उसमें आवाज़ आती है। तो ये जो है दृश्य तो नहीं, दृश्य तो है लेकिन क्या श्रव्य नहीं है, क्योंकि आप इसमें कोई बोल रहा है या क्या है वो आप सुन नहीं सकते। तो जब श्रव्य नहीं है तो श्रव्य दृश्य दोनों भी नहीं होगा, और ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। मानचित्र जो है ये केवल दृश्य साधन है। मानचित्र हुआ, चित्र हुआ, श्यामपट्ट हुआ, ये सारे दृश्य साधन होते हैं। इनको सिर्फ दिखाकर ही सीखना प्रभावी बन जाता है, यानी कि इनको दिखाकर जो अधिगम है उसको आप प्रभावी बना सकते हैं। इसके अलावा जो प्रोजेक्टर वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं मल्टीमीडिया टाइप के, तो उनसे जैसे कंप्यूटर है ये श्रव्य दृश्य दोनों में आ जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, पठन कौशलम कतिविधम। ऑप्शन है द्विविधम, त्रिविधम, एक विधम, सप्तविधम। जो पठन कौशल है वो उसकी कितनी विधियां हैं, पठन कौशल की कितनी विधियां हैं ये आपको बताना है। तो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा फर्स्ट, पठन कौशलम द्विविधम अस्ति, यानी कि पठन कौशल दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? सस्वर पठन और मौन पठन। कौन कौन सा पठन? सस्वर पठन और मौन पठन, दो प्रकार का पठन कौशल होता है। तो पठन कौशल की कितनी विधियां हैं? दो विधियां हैं, सस्वर पठन और मौन पठन। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। रामायणे अतिश्लोका सन्ति। रामायणे अतिश्लोका सन्ति, यानी रामायण में कितने श्लोक हैं? ठीक, 20,000,
24,000, 21,000 या 11,000? आंसर कीजिए इसका क्या होगा। रामायण को हम चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहते हैं। चतुर्विंशति शास्त्री संहिता मतलब कि 24,000 श्लोक हैं इसमें। कितने श्लोक? 24,000 श्लोक, इसलिए इसे चतुर्विंशति शास्त्री संहिता भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट होगा। रामायण में 24,000 श्लोक हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पठन कौशलस्य विधि उचित क्रमः का। पठन कौशल विधि का उचित क्रम कौन सा है, ये आपको बताना है। और गाइज ये आपकी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। सिर्फ 10 क्वेश्चन ही इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आंसर कीजिए इसका क्या होगा, जल्दी से फटाफट। और ये क्वेश्चन हिंदी में भी पूछा जा सकता है, इसके अलावा सीडीपी में भी, पेडागोजी में पूछा जा सकता है। संस्कृत में तो आपके सामने है, तो आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर पेडागोजी सॉल्व करते हैं तो वो आपको हर सब्जेक्ट में हेल्प करती है। आंसर बताइए, पठन कौशलस्य विधि उचित क्रमः का अस्ति। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, पठन कौशल में सबसे पहले हम वर्णों का ज्ञान करते हैं, उसके बाद में हम पद का ज्ञान करते हैं, उसके बाद में पद के बाद वाक्य बनाए जाते हैं। जैसे ये वर्ण है क्या, क, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर ये हमने किया म, ठीक, ल, ये हो गया एक पद, ठीक, कमल, ठीक। उसके बाद में हम वाक्य बनाते हैं, जैसे कमल घर जाता है, ठीक। तो अलग अलग पदों से मिलकर हमने क्या बनाया, वाक्य बनाया। तो हमारा ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हुआ। तो आज की इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अब जल्दी से बताइए आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना रहा। और इस वीडियो से मैं आपके लिए 9 PM पर तो करंट होगा, उसके बाद में 9:15 पर हम इससे आपके लिए टेस्ट रखने वाले हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपका स्कोर 10/10 आना चाहिए। बहुत आराम से और ध्यान से आप आंसर करेंगे, जिससे कि मुझे अच्छा लगे कि हाँ आपने बहुत अच्छे से सीख लिया। तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और चैनल पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर क्लिक करके रखिए। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखें।